सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 6 एससीआरटी का देख लिए थे पूरा कि कुछ बाकी भी था। तो देख लेते कहाँ से बचा हुआ। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो नए हैं इस क्लास में, वो पीछे वाले एप्लीकेशन पे यूट्यूब पे वीडियो जाके देख सकते हैं। और कल तक क्लास चली है। क्लास 6 इससे पहले ईवीएस की क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 का ईवीएस कंप्लीट करवा चुके हैं। आज क्लास 6 और 7 का कंप्लीट हो जाएगा और क्लास 6 भी अंतिम लगभग लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। देखिए, ये सब चीज करवा चुके हैं। यदि कोई नहीं देख पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं क्या था कैसे था, तो वीडियो को देख करके एक बार पूरा समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इतना ये सब चीज हो चुका है, ये हो गया है। और इधर बाकी था क्या? हाँ, इधर से बाकी था अध्याय 6, जीवन के विभिन्न आयाम। आइए अध्याय 6 में जीवन के विभिन्न आयाम से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा सभी, जो भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, ऑफलाइन जुड़े हैं, सभी को ध्यान देना है। अध्याय 6, जीवन के विभिन्न आयाम। सबसे पहले देखिए, एक बहुत ही विडंबना था कि भारत में सबसे पहले, अधिक कोई भी सभ्यता होता है, कोई भी समाज होता है या इतिहास में, पहले ग्रामीण होता है या पहले शहरी हो जाता है? पहले ग्रामीण होता है और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते शहरी की ओर जाता है। लेकिन ये अलग ही चीज था कि पहले शहरी हो गया और बाद में ग्रामीण हुआ। ये पता है सबको। हड़प्पा पहले पहले वैदिक काल, पहले हड़प्पा पहले वैदिक काल। हड़प्पा पहले, हड़प्पा कैसा कैसा था? शहर था, संरचना था, नगरीकृत संरचना है। हड़प्पा नगरीकृत है। नगर के बाद गांव बनने का कारण आपसे पूछा जाए, क्या कारण है कि भारत में पहले नगर बना फिर गांव बना? इसका क्या कारण है? आप क्या बताएंगे? क्या कारण है कि भारत में पहले शहर बसा और फिर गांव बसने लगा? बताइए, जल्दी से कारण बताइए। यदि समझ रहे हैं इतिहास को तो ये बताइएगा। खत्म हो गया। बाढ़ आया इसीलिए शहर से गांव हो गया। हाँ, तो शहर है तो व्यापार होगा, सही बात है। पहले व्यापार था, शहर था तो व्यापार। दोनों क्वेश्चन मिला के पूछ लेते हैं। पहले शहर और व्यापार था, बाद में गांव और कृषि हो गया। ऐसा क्यों होता? ऐसा दुनिया में ये अपवाद ही कह सकते हैं कि कोई ऐसी सभ्यता हो कि जो पहले शहरी रहा हो और बाद में ग्रामीण हो गया हो, पहले व्यापार होता हो बाद में कृषि हो गया हो। ऐसा नहीं के बराबर होता है। और एक मात्र उदाहरण है ये। ऐसा हुआ क्यों, ये आपसे प्रश्न कर रहे हैं हम। अब जवाब दीजिएगा आप लोग। हाँ। हाँ। ठीक। चलिए, सही जवाब है। जवाब सही है। थोड़ा इसको ऐसे कहिए कि कोई भी चीज कंटिन्यू होता है तो ठीक है, वो चीज को कंटिन्यू करेगा। आइए, हम घर बनाना शुरू किए, यहां तक बना लिए घर बनाते बनाते, ठीक है, समझ रहे बात को? अब 10 साल छोड़ दिए, 10 साल के बाद हम बनाना शुरू करेंगे और यहीं तक बना है तो इससे ऊपर बनाना शुरू करेंगे। लेकिन जब 10 साल तक ये घर, यहां तक बना हुआ घर ही समाप्त हो जाए, कट जाए बाढ़ में, या फिर धरती के नीचे चले जाए भूकंप के कारण, किसी कारण से, तो क्या होगा? फिर से हमको नीचे नींव शुरू करना होगा। ठीक उसी तरह से पहले तो हुआ क्या कि ये सभ्यता बस गया था शहरी, लेकिन वो बिल्कुल विलुप्त हो गया। चाहे बाढ़ के कारण हुआ हो, महामारी के कारण हुआ हो, बाहरी आक्रांता के कारण हो, धरती में विलीन हो गया। जब विलीन हो गया तो ये देखिए, हम क्या सीखते हैं? जितना चीज मेरे पापा मेरे दादा सीखे थे समाज से, पढ़ाई लिखाई में, कमाने का, उससे ज्यादा हम सीखते हैं। होता है ना? कहा भी जाता है कि भगवान राम में जितने कला थे, भगवान कृष्ण उससे ज्यादा कला हुए, ज्यादा कला हुए। क्यों? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला बढ़ता है। तो यदि सिंधु घाटी सभ्यता रह ही जाता और उसी से आगे बढ़ते बढ़ते वैदिक सभ्यता तक पहुंच जाते, तो होता उससे ज्यादा अच्छा होता वैदिक सभ्यता। उससे अच्छा घर होता, उससे अच्छा रहन सहन होता, उससे अच्छा खान पान, सारा मनोरंजन का साधन, सब कुछ बहुत अच्छा होता। लेकिन उससे उसका कोई
कनेक्शन ही नहीं बन पाया। सिंधु सभ्यता से वैदिक सभ्यता का कोई कनेक्शन नहीं बन पाया। नहीं बन पाने की वजह लगभग लगभग 200 साल का अंतर है दोनों में, और वो विलीन हो गया। उसका कुछ भी चीज नहीं रह गया आगे। ऐसा भी एक आदमी तक भी नहीं बचा कि वो बताता, अरे अरे तुम लोग ऐसे कैसे रहते हो, आज से इतना दिन पहले ऐसे लोग रहता था, ऐसे ऐसे मत रहो, गांव में मत रहो, शहर चलो, एक शहर बसाते हैं। मतलब इस तरह का कुछ बात ही नहीं रहा, ना कोई आदमी बचा, न कुछ साक्ष्य तक भी नहीं बचा था। साक्ष्य तो इधर 1921 में आकर के जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तब 20-21 के आसपास रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तब पता चला, रे इतना दिन पहले कार्बन डेटिंग पद्धति से पता चला, इतना दिन पहले एक सभ्यता रहा था जो इतने ऐसे रहते थे लोग। शहर जैसे शहर वाला रंग रूप ढांचा सब कुछ था। समझ पा रहे बातों को? आइए आगे बढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुआ, और वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटते हैं, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक का काल याद कर लीजिए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक का काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? पूर्व वैदिक। पूर्व मतलब पहले वाला, पूर्व मतलब ऋग्वेद वाला। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया। किस काल में लिखा गया? ऋग्वेदिक। नाम इसका इसलिए पड़ा, इसका नाम ऋग्वेदिक काल क्यों पड़ा? क्योंकि इस समय ऋग्वेद लिखा गया था। टोटल कितने वेद है? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। 4 वेद में सबसे पहला जो वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, वो है ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, और सबसे पहले इस काल में लिखा गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा ऋग्वेदिक काल। और बाद बाकी तीनों वेद जो है उसके उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है। ये सभी याद रखेंगे। जब उत्तर वैदिक काल साहित्य के अंतर्गत शेष 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आता है। ठीक है, कंटस रखना है कि किस काल में कौन सा वेद लिखा गया। ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद भी उत्तर वैदिक काल से ही संबंधित है। ये सब क्या है? ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद है क्या? आप एक लाइन में समझ लीजिए, ये है क्या? ये है कि वेद बहुत ही क्लिष्ट भाषा में लिखा हुआ था, बहुत ही टफ था, सब नहीं पढ़ पाता, आमजन नहीं पढ़ पाता। उसका सारांश, उसकी व्याख्या अपनी आसान भाषा में ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद में हुआ। समझ गए बातों को? यदि आपसे पूछे कोई ब्राह्मण क्या है, तो ब्राह्मण एक ग्रंथ है, एक किताब है। वो क्या किताब है? तो वो वेद के ऊपर लिखा गया है। वेद में बहुत क्लिष्ट वर्ड है, उसे आसान भाषा में समझाने के लिए ब्राह्मण लिखा गया है, अरण्यक और उपनिषद। ठीक है, और ब्राह्मण को और आसान भाषा में। अच्छा, अरण्यक क्या था? वेद तो पढ़ाना था बच्चे को। जब अरण्य मतलब जंगल होता, अरण्य मतलब जंगल। जंगल में मतलब उस समय प्राचीन समय में जो गुरुकुल चलता था वो जंगल में चलता था। गुरुकुल, ठीक है, जंगल में चलता था। गुरु जंगल में रहते थे, जंगल में कंदमूल इकट्ठा करके खाते थे, खुद भी खाते थे, और अपने छात्रावास में रहने वाले बच्चे को भी खिलाते थे। ये उस समय जब गुरु अपने मुख से, लिखा हुआ ने, लिखित रूप में, मौखिक रूप से जब बच्चे को वेद सिखाते थे, और उसका जब संकलन कर लिया गया, ये हो गया अरण्यक। ठीक। और उपनिषद क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है नजदीक में बैठना। उप मतलब तो होता है नजदीक। उप प्रधानमंत्री, नजदीक वाला प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं लेकिन उससे थोड़ा नजदीक वाला प्रधानमंत्री, तो उप वाला नजदीक होता है, तो उप वर्ड लगेगा। उपनिषद मतलब नजदीक, पास बैठ करके ज्ञान लेना या सीखना। सारा के सारा सब में वेद ही है। एक बात क्लियर कर लीजिए, ब्राह्मण में वेद को सारांश में लिखा गया है। वो अरण्यक में, जंगल में दी गई शिक्षा है, वेद बताया गया था। और उपनिषद में क्या था? पास में बैठा करके सिखाया गया था। ये चीज याद रखेंगे। आइए, वैदिक साहित्य, वेद कितने हैं? 4। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ब्राह्मण कितने हैं? 9। अर्थात इन चारों वेदों की व्याख्या के लिए जो बुक लिखा गया वो है ब्राह्मण। और ब्राह्मण है कितने? 9। और वेदांग कितने हैं? 6। वेद के 6 अंग है, वेदांग 6 है। और अरण्यक कितने हैं? 6। अरण्यक भी 6 है। आगे देखिएगा, उपनिषद कितना है? कुल उपनिषद नीचे लिखे, प्रारंभिक उपनिषद, प्रारंभ में 13, और कुल हुआ कितना? कुछ बताएंगे आप लोग? जवाब यहाँ नहीं है, नहीं है, बताइए पुराण कितना है? चलिए, बहुत अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है। 18 पुराण, ठीक है, 18 पुराण है, और उपनिषद है 108। 108 18 दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, 18 और 108। ऐसा नहीं कि इसका याद इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, ऐसा नहीं करिएगा। उपनिषद की संख्या ज्यादा है, और वो है
108। पुराण की संख्या उससे कम है, वो है 18। बैठाइए, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ ज्यादा होगा स्टूडेंट को। उपनिषद पूछ दिया, ऑप्शन में एक 8 है, एक 118 है, 108, 118, 18 सब कुछ दे दिया ऑप्शन में, तो सबको लगेगा कि ये होगा कि ये होगा, क्योंकि 18 भी कुछ होता है, वो है पुराण। तो ये याद रखिएगा। वेदों को सुना हुआ भी कहते हैं, श्रुति, श्रुति या श्रुति, श्रुति, ठीक है। वेदों को श्रुति या सुना हुआ भी कहते हैं, क्योंकि और कुछ कहते हैं पता है, वेद अपरुषेय है। अपरुषेय का मतलब जिनको पुरुष की, जिनकी रचना पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, देवता के द्वारा की गई है, वो है अपरुषेय, ठीक है। तो वेद को श्रुति सुन करके, अच्छा एक बात और जान लीजिए, ऋग्वेदिक काल में जो वेद है और उससे पहले से भी वेद है, ये कहता देवता के द्वारा बोला हुआ सभी बात है। तो ये बहुत दिनों तक परंपरा में सुनते सुनते चला, और बाद में इसकी रचना हुई है, सूत्र काल में इसकी रचना हुई है। तो ये बहुत दिन तक एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु, तीसरे गुरु से चौथे गुरु, सभी, जैसे कि एक गुरु शिक्षा दे दिया अपने शिष्य को, वो भी कल गुरु बने, वो अपने शिष्य को, फिर वो अपने शिष्य को, ये चलते रहा परंपरा में, और इसको लिखा गया है बाद में आकर के। ये सब कॉन्सेप्ट रखिए आप अपने पास। वेद की भाषा कौन सी थी? प्राक कह सकते हैं या वैदिक संस्कृत कह सकते हैं। हाँ, प्राक या प्राकृत, प्राक या वैदिक संस्कृत जो है, वैदिक संस्कृत वाली भाषा, ये ज्यादा क्लिष्ट भाषा था। अजी हम लोग जो पढ़े हैं बचपन में, जो पढ़े हैं 3, 4, 5, 6 से, जहां से होता है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो और अर्ली हो जाता है, और इधर कहाँ से था? 1, 2, 3, 4 से ही होगा, 2, 3 से होगा, था ना। संस्कृत कहाँ से पढ़े हैं आप लोग? किस क्लास से संस्कृत था प्राइवेट स्कूल में, सरकारी में? हाँ, प्राइवेट सरकारी में कहाँ से था? 4 क्लास से। चलिए सब है। 6 से नहीं, 6 से इंग्लिश होता था पहले शुरू, अब तो शुरू में ही इंग्लिश हो गया। हाँ ऐसे हुआ 3, 4 जब से, लेकिन उस संस्कृति में और इस संस्कृति में अंतर है, ठीक है, अंतर है। तो ये ज्यादा क्लिष्ट था, और वेदों को प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग खुद को आर्य कहते थे। वेद में जितनी भी प्रार्थना को रचना किया गया, वे सभी लोग अपने आप को आर्य कहते थे, और आर्य के विरोधी दास एवं दस्यु के बारे में कहा गया है, और वे आर्य के देवताओं में श्रद्धा न करने वाले थे, अतः आर्य उन्हें शत्रु माना गया। आर्य का शत्रु था दास, जो दास था, जो लोगों के घर में काम करता था, खेतों में काम करता था, ये दास था। दास एवं दस्यु के बारे में कहा गया है कि आर्य के देवता में श्रद्धा ही नहीं रखता था, इसीलिए दोनों में ऐसा लग रहा था जैसे शत्रुता थी। आइए बात देखते आगे। आर्य, आर्य शब्द का एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है। आर्य क्या है? एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्ति के समूह से है। और सबसे पहले आर्य कहाँ आया, कहाँ बसा? पश्चिम और उत्तर में, पश्चिमी उत्तर प्रांत। देखिए कई तरह से पूछा जा सकता है इस प्रश्न को। कल भी हम थोड़ा डिस्कशन किए थे, आज पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, क्या ठीक है? तो कई तरह से भाग में पूछ देगा, भाग में पूछेगा तब क्या जवाब दीजिएगा, क्षेत्र पूछेगा तब क्या जवाब दीजिएगा, भाग, क्षेत्र, राज पूछेगा तब क्या दीजिएगा, देश पूछेगा तब क्या दीजिएगा। ये सब कुछ भी पूछ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। कहाँ आया था? आया कहाँ से था? तो मध्य एशिया से। मध्य एशिया में कौन सा अभी वर्तमान जहां से आया था वो देश किस नाम से जाना जाता है? ईरान के नाम से जाना जाता है। ये बात बताने, ये थ्योरी देने वाले व्यक्ति कौन है? ये बात बताने वाले व्यक्ति कौन है? मैक्स मुलर है। बहुत अच्छा, मैक्स मुलर बताया है इतना बात। और आया जो वहां पे, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में बसा। देखिए सबसे पहले हम क्षेत्र बताए ना, तो अब सब क्लियर हो जाएगा। सप्त सेंधव प्रदेश, सप्त सेंधव प्रदेश अर्थात सिंधु और उनकी सहायक नदी, सप्त सेंधव प्रदेश, ठीक है। सिंधु और उसकी सहायक नदी कहाँ है? थोड़ा जम्मू कश्मीर में है, पाकिस्तान में है, यही ना, पाकिस्तान से आसपास है, तो उसी रीजन में बसा है। पहले पाकिस्तान भारत का विभाजन तो नहीं हुआ था, तो उसी आसपास पाकिस्तान भारत वाले उस पश्चिम उत्तर वाले रीजन में बसा। पश्चिम बोले तो भारत का नक्शा देख रहे हैं ना, हाँ, पंजाब वाले रीजन, ये सारा रीजन आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। इसमें कश्मीर वाला भी, पंजाब वाला भी, सारा रीजन आ गया, पाकिस्तान वाला भी। ये सिंधु नदी ऐसे गुजरती है, तो सब इसी के आसपास बसा है, इसी के आसपास बचा है। तो यदि पूछे भाग, तो भाग हो गया उत्तर, ये ऊपर में उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है, तो उत्तर पश्चिम हो गया भाग में। क्षेत्र पूछे तो सब संदर्भ प्रदेश। राज पूछे तो राज में
एक ही राज्य नहीं है, कई राज्य उसमें आ जाएगा। खास करके हम लोग भारत का देखेंगे, याद करेंगे, भारत के किस राज्य में? पंजाब, पंजाब और कश्मीर वाले रीजन में। कश्मीर भी पहले पंजाब का कुछ पार्ट था, तो उस वाले रीजन में बसा। और देश पूछे तो 2 देश का नाम लेना है, भारत पाकिस्तान। इस तरह से आपको याद रख लेना है सब कुछ को। हाँ, इस साइड पाकिस्तान होगा, ठीक है। तो पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति लाया। वो लेकर के आया। आया था कहां से? ईरान से। संस्कृत भाषा की यूरोपीय भाषा, भारत और यूरोप, संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा में बहुत समानता है। इसी को बोलते हैं भारत यूरोप का रिलेशन, ठीक है। भारोपीय भाषा, भारोपीय, भारत और यूरोपीय भाषा। आर्य का बसो, आर्य जब आया है मध्य एशिया से, पश्चिमोत्तर प्रांत में आया है, तो क्या हुआ है? वैदिक आर्य कई समूह में भारत आए। समूह में वो लोग क्या थे? तो वो लोग थे, समूह में चलते थे, जिसे क्या कहा जाता था? समूह में चलने के कारण आर्यों को, जैसे कि झुंड में जाता है उसको क्या? काफिला, ठीक है, ठीक है। उस तरह से कबीला था। अभी वर्ड है काफिला, और उस तरह कबीला, कबीला वर्ड यूज होता था। हाँ, हाँ, कबीले के सरदार वाला वर्ड इसमें पढ़े होंगे, जब भी पढ़ते होंगे तो कबीला, कबीला वर्ड यूज होता था, और आएगा भी अभी भी। वैदिक आर्य कई समूह में भात आए, और ऋग्वेदिक आर्य का निवास स्थान के लिए सप्त सेंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। कहाँ आके बसा? सप्त सेंधव प्रदेश में। और सप्त सेंधव, सिंधु और उनकी 5 सहायक नदी को बोला जाता है सप्त सेंधव। आपके मन में होगा सर ये सप्त सेंधव क्या है, तो हम बोले भी, सिंधु और उसके आसपास की सभी नदियां, सिंधु और उनकी सहायक नदियां को सप्त सेंधव प्रदेश कहते हैं, जिसमें सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, सरस्वती, दृष्टदंती सब आ जाता है। गंगा, यमुना, दोआब, गंगा यमुना नदी के बीच का क्षेत्र को बोलते हैं गंगा और यमुना दोआब, ठीक है। और ऋग्वेद से हमें क्या पता चलता है? जिसके पास अधिक गाय थी वो ज्यादा धनी माना जाता था। ऋग्वेद से ये पता चलता है गाय ही धन का रूप था, जिसके पास ज्यादा गाय वो ज्यादा धनी। और गाय को लेन देन का एक खास साधन मानते थे। खास साधन, कुछ लेना देना हो तो गाय से खरीद बिक्री होती थी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र कौन सा है? सबको पता है, ओम भूर्भुवः स्वः। ये गायत्री मंत्र है ना, किस देवता को समर्पित है? ना ना, किस देवता को समर्पित है? सूर्य ना, तो हमको सोम सुनाई दिया। सोम नहीं, सूर्य देवता, ये सही है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। यही पूछ रहे थे, और ये पूछा जाता है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? प्रारंभिक वेद ऋग्वेद में मिलता है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है, ठीक है। तीसरे मंडल में ऋग्वेद है। और सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया। अच्छा, नदी की बात आई तो यहाँ पे तो नहीं है उतना, हम बता देते हैं, कई बार बताए भी है, बताए डिस्कशन में, उसमें फिर से सुन लीजिए सभी। सबसे पवित्र का नाम पूछे ऋग्वेद में, सबसे पवित्र नदी कौन है? तो सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती। सबसे अधिक बार प्रयोग, अधिक बार, अधिक बार नाम, सबसे अधिक बार, सबसे अधिक, सबसे अधिक बार नाम का प्रयोग हुआ है। नाम किसका आया है? सिंधु होगा ही, क्योंकि सप्त सिंधु प्रदेश है, सिंधु नदी का ही उसी के आसपास बचा हुआ सब कुछ है। सबसे अधिक बार। और गंगा का कितना बार उल्लेख है? गंगा का उल्लेख 1 बार है, 1 बार। और यमुना का उल्लेख कितना बार है? यही सीखे हैं, यमुना का उल्लेख 3 बार ना, याद आया? ऐसे ही याद करवाते, 1 2 3। हाँ, ये याद करवाए थे, 3 बार, इतना याद रखना है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती, सबसे अधिक वर्णन सिंधु। गंगा का वर्णन कितने बार? 1 बार। यमुना का वर्णन कितने बार? 3 बार। सबको ऋग्वेद में, ऋग्वेद, हाँ सब ऋग्वेद का ही है, ठीक है। तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में क्या माना गया है? सबसे पवित्र नदी माना गया। और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। सबसे नया, सबसे बाद में बना, सबसे पहले बना ऋग्वेद, सबसे बाद में बना अथर्ववेद, और बीच में 2 है, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। वैदिक काल में जो राजा से कर वसूलता था उसे क्या कहा जाता था? बलि, बलि होता था राजा से। ऋग्वेद काल में राजा से, जब वैदिक काल में जब राजा से टैक्स वसूला जाता था उसे बलि कहा जाता है, बलि वर्ड है, ठीक है। सतमेव जयते, और किससे लिया गया है?
मुंडको उपनिषद। ये मुंडको उपनिषद क्या है? ये उपनिषद का ही एक भाग है, ये पूछ रहे थे। मुंडको उपनिषद क्या है? उपनिषद का एक भाग है, ठीक है। कई उपनिषद है, उपनिषद टोटल 108 है। 108 उपनिषद है, उसमें से एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद, और उसी में लिखा गया सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते वहीं से लिया गया। और संगीत का जनक किस वेद को बोलते हैं? सामवेद। सामवेद अर्थात संगीत का जनक। सत्य की विजय होगी, ठीक है। यजुर्वेद में कर्म कांड का उल्लेख है। कर्म कांड क्या होता है? देखे होंगे कि किन्हीं की डेथ हो जाती है तो उसके 12वीं के दिन, उनके श्राद्ध क्रम के दिन कर्म कांड होता है। उसके बाद यज्ञ में भी बहुत कर्म कांड बोलते हैं, यज्ञ में कर्म कांड होता है, पूजा में भी कर्म कांड होता है, कई तरह का कर्म कांड है। इस कर्म कांड का उल्लेख कहाँ है? यजुर्वेद में है, समझिएगा बातों को। और उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य धंधा हो गया। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में कृषि। अब पहले कृषि नहीं था, वैदिक काल में मुख्य धंधा क्या था पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? गलत गलत गलत। यस, पशुपालन। पहले पशुपालन, फिर कृषि, ठीक है। और उससे पहले क्या? सिंधु सभ्यता में व्यापार, ऋग्वैदिक सभ्यता में पशुपालन, वैदिक सभ्यता उत्तर वैदिक सभ्यता में कृषि, ऐसे बढ़ा है। और डायरेक्ट पूछिए वैदिक सभ्यता, तब क्या जवाब दीजिएगा? वैदिक सभ्यता, तब क्या जवाब? वैदिक सभ्यता में कौन सा? पशुपालन। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा आगे, इसीलिए आज ही क्लियर कर दे आपको। यदि बोथ का ऑप्शन होगा तो बोथ भी मार सकते हैं आप। क्यों? हमसे पूछिए क्यों। क्योंकि आप जानते हैं वैदिक का मतलब दोनों काल है, ऋग्वेद उत्तर वेद दोनों है। और जब आपको पता है कि ऋग्वेद में ज्यादा पशुपालन हुआ है और उत्तर वैदिक में आकर के कृषि ज्यादा होने लगा है, अथवा अथवा पशुपालन भी हो रहा था, तो क्या जब वैदिक के पूछे तो दोनों ने पूछ लिए। इसीलिए वैदिक में देखेंगे बुक में लिखा रहता है वैदिक सभ्यता में पशुपालन और कृषि मुख्य व्यवसाय था। और जब अलग अलग सेपरेट पूछे, हाँ, जब ऑप्शन का कोई ऑप्शन ही ना हो, कोई एक ही चूज करना पड़े, तब आप पशुपालन चूज करेंगे। समझ रहे मेरी बातों को? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी पूजा पाठ। तो आप किस चीज को करेंगे? पशुपालन करेंगे, क्योंकि यहाँ चारे ऑप्शन है और आपको कोई और अदर चीज नहीं दिख रहा है। कोई चार ऑप्शन का मतलब है किसी एक को ही चुनना है आपको। इस कंडीशन में आप इधर उधर नहीं भटकेंगे, पशुपालन चुन लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल को समझिए। गाय को प्राप्त करने के लिए आर्य एक कबीला दूसरे कबीले के साथ अक्सर युद्ध होता था। एक टोला दूसरे टोले के साथ। कबीला को समझाने के लिए हम टोला समझा सकते हैं। या फिर एक एक ही दादा परदादा, उससे बड़े बदादा, उसका उससे जो बसा संतान है, उससे एक टोला बस गया है। समझ रहे मेरी बातों को? तो इस टोला से उस टोला की लड़ाई हो रहा है, अर्थात इस कबीला उस कबीला से लड़ाई हो रहा है। और गोधन की रक्षा के लिए सरदार या राजन को चुनाव किया जाता था। जो बहादुर होता था उन्हीं को सरदार या राजन, दो वर्ड यूज हुआ है। वो क्या होगा? हेड होगा सबका। उसका नाम सरदार कहिए या राजन कहिए, यहीं से राजा का कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन राजा बाद वाला राजा कैसा राजा हो गया? उसके हाथ में अनंत शक्ति था। चाहे वो युद्ध करना हो, किसी को बंदी बनाना हो, दास रखना हो, सब तरह का अधिकार था उनको, बाद में आने वाले राजा को। लेकिन इस समय वाले राजा को क्या था? तो केवल धन की रक्षा के लिए, अर्थात गाय की रक्षा के लिए ही राजा चुना जाता था, ठीक है। चुनाव किया जाता था और ऐसे लोगों को चुना जाता था जो बहादुर हो, ठीक है। बाद में राजा का कॉन्सेप्ट बदल गया। पहले राजा का कुछ अलग कॉन्सेप्ट था, बाद में बदल गया। आइए, ऋग्वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का अस्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जाता है। वही बात जो हम समझाए हैं, किसी क्षेत्र का वो नहीं था शासन करने वाला, बल्कि गाय का रक्षा करने वाला था। अच्छा, एक ही जगह में, एक ही जंगल के आसपास होगा, उस सबका घर रहता होगा, या नदी के आसपास कई राजा होते होंगे। इस कबीले के लिए अलग हेड, उस कबीले का अलग हेड, उस कबीले का अलग हेड। जिस कबीले का जो हेड है वही राजन है, वही सरदार है। समझ में आ रहा है? और क्षेत्र का स्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जाता था, क्योंकि राजनीतिक अवधारणा में क्षेत्रीयता को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज का उल्लेख कम ही मिलता है। इसी से पता चलता है कि राजा क्षेत्र का नहीं था, राजा अपने कबीले, अपने समूह का था, अपने समूह का हेड होता था। आइए, राजन एक कबीले के मुखिया मात्र और वंश परंपरा के लोग एक साथ रहते थे।
राजन जो होता था, राजन राजा, एक कबीला के मुखिया, जो हम भाषा में समझा चुके हैं अपनी भाषा समझाने के क्रम में, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ देख लीजिए। राजन एक कबीले के मुखिया मात्र या वंश परंपरा के लोग ही साथ रहते थे, वही राजन था। ऋग्वैदिक काल में विदत थो है, थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर हो गया, आप लोग कर लेंगे। विदत होता है, क्या होता है? विदत। विदत का सबसे ज्यादा महत्व था, बाद में घटता गया, और फिर सभा और समिति का आ गया। विदत भी एक तरह का, जैसे राजा का चुनाव होता था जिस समिति जिस समूह के द्वारा, उसका नाम था विदत, और बाद में ये घटता गया और फिर सभा और समिति आया। क्या आ गया फिर से? सभा और समिति आया, और सभा में केवल प्रतिष्ठित लोग ही रहते थे। सभा में प्रतिष्ठित लोग रहते थे और समिति आम लोगों की संस्था थी। सभा में प्रतिष्ठित लोग, सभा में प्रतिष्ठित लोग और समिति में आम लोग, और इस बैठक के राजा को भाग लेना अनिवार्य था। और इन संस्था के बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी। पहले महिलाओं का अच्छा मान सम्मान था, ठीक है, और बाद में धीरे धीरे मान सम्मान घटता गया। बाद में धीरे धीरे मान सम्मान घटता गया, और आते आते एक समय ऐसा आया, उत्तर वैदिक काल की ही मैं बात कर रहा हूँ, एक समय ऐसा आया कि पुत्री को क्या माना गया था, और जुआ को शराब और जुआ की भांति माना गया था, दुर्गुण माना गया था। पुत्री को, मतलब बेटी को, स्त्री को शराब और जुआ के समान दुर्गुण माना गया था। इतना मैत्रेयनी संहिता में ये लिखा हुआ है। ये सब भी पूछा जाएगा आप लोग से, तो वो सब कर लेंगे हम लोग। देखिए, ध्यान दीजिए, समझते चलिए, वो सब ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। तो समझ रहे बातों को? हाँ, इसका मतलब हुआ कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, इसका मतलब पूछ रहे हैं। मतलब प्रजापति मतलब कि एक राजा या फिर एक राज या राज का देवता, उसकी दो पुत्रियां हैं। मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संस्था है ये, ठीक है, पुत्रवत है संस्था। इनके बिना किसी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती, ये मतलब था उसका, ठीक है। इन संस्था के बैठक में महिलाएं भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय, मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन था मुख्य पेशा। और ऋग्वेद में एक अनाज यव का उल्लेख मिलता, और यव क्या था? जौ। बहुत अच्छा। ये लोग जो जिसको यव की खेती की करते थे, कबीला से करते थे, और यह आमतौर पर कम समय में तैयार हो जाता था, ठीक है। और इंद्र, इंद्र किस चीज के देवता थे? युद्ध के देवता। अग्नि, आग के देवता। ऋग्वेद के पुरुष युक्त में ब्राह्मण, राजन, वैश्य और शूद्र अर्थात चार वर्णों की कल्पना की गई है ऋग्वेद में, ठीक है। पुरुष युक्त में ब्राह्मण, राजन मतलब क्षत्रिय योद्धा एक हो गया, वैश्य, शूद्र, चार वर्णों की कल्पना की गई है। चार वर्ण है भी अभी वर्तमान में भी। तो चार वर्ण की वर्णना किसमें पुरुष सूक्त में की गई है। और उत्तर वैदिक काल को देखिएगा, उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक है? 1000 से 600। और वैदिक काल का समय आपसे पूछ दे तो क्या जवाब दिए? वैदिक काल का 1500 से 600, दोनों को मिला के, ये ना कहिएगा। ये आर्य लोग पशुपालन के साथ खेती भी करने लगे, किस काल में आकर के? उत्तर वैदिक काल में। और उत्तरी भारत में लोह युग का आरंभ हुआ। उत्तरी भारत में लोह युग का आरंभ हुआ, लोहा का प्रारंभ हो गया, लोहा की खोज हो गई। लोहा की खोज किस काल में हुई है? उत्तर वैदिक काल में उत्तरी भारत में लोह युग का आरंभ हुआ और खेती प्रारंभ हुआ, स्थायी निवास। ये लोहा से जानिए, लोहा तो अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता तक तो लोहा खोजा नहीं गया था। कौन सा धातु था सिंधु घाटी सभ्यता में? तांबा। और कौन सी सभ्यता बोलते हैं धातु के नाम पे? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं सिंधु घाटी, के काल को, ठीक है। तो उस समय लोहा तो था नहीं। अच्छा, लोहा की खोज से बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। इतिहास पढ़ रहे हैं ना आप, तो समझ भी डेवलप करिए। क्या समझ डेवलप करना है? लोहा की खोज से बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। किस चीज में? लोगों में। अब कहिए कैसे आया? अब सोच के हमको बताइए, लोहा की खोज से क्या ऐसा परिवर्तन आ गया? क्या हो गया लोहा से कि इतना हो गया? चलिए, जो भी बोले हैं बहुत अच्छा बोले हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सब कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। लोहा की खोज, मगध का उत्कर्ष, जानते हैं ना मगध? मगध जो बड़ा साम्राज्य बना, इतना बड़ा साम्राज्य पूरे देश पे शासन किया, इतने नामी नामी राजा हुए, इतना धन दौलत था मगध राज में। उसके पीछे का रीजन है लोहे की खोज। लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज से
जो लोहा की खोज आ गई। इससे पहले लोग काटने के लिए कोई ऑप्शनल कोई क्या करता था, तांबा का कुल्हाड़ी रखता था या ऐसे होता था, तांबा उमा की खोज हो चुका था। लोहा उससे ज्यादा मजबूत धातु मिल गया लोगों को। लोहा को गला करके अपने आकार में बना करके कुल्हाड़ी बना लिया जाता था, हल का फाल बना लिया जाता था। अब कुल्हाड़ी बन गया तो और औजार हथियार युद्ध में लड़ने के लिए तीर तीर भी बनाया जाता था उस लोहे से। देखिए इतना रीजन था। सबसे पहले तो हल बना। अभी तक खेती कैसे होता था, तो पड़ती जमीन पे कुछ बो दिया जाता था, उगा उगा नहीं उगा, थोड़ा उगा कम होगा, जो भी हुआ उसमें संतोष कर लिया जाता था। लेकिन जैसे ही लोहे का फाल का प्रयोग होने लगा तो लोहे के फाल से गहरी जुताई संभव हो पाई। और गहरी जुताई से क्या होता है, फसल अच्छा उगता है, ज्यादा मात्रा में उगा। अब ज्यादा मात्रा में फसल आया तो फिर चावल सब उगने लगा। चावल वैसे भी प्रजनन दर को बढ़ाता है, प्रजनन क्षमता को, ठीक है। तो चावल खाने से लोगों की जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि हुई धीरे धीरे ये एक उत्थान हो गया, लोगों में उत्थान हो गया, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या भी बढ़ा। और राजा के लिए सैनिक के रूप में भी कार्य किए ये लोग। साथ ही कुल्हाड़ी से जंगल ही जंगल था, खेती योग्य जमीन पे भी जंगल वृक्ष था, उसको काट करके उसे हटा करके और उसके लकड़ी से घर उड़ बनाया जाता था। और साथ ही उस जगह पे खेती के योग बना दिया गया। इतना चीज हुआ लोहा की खोज से। एकाएक लगा बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया लोहा की खोज से। आज से 10 साल पहले अरे कैसा आदमी था, कैसे रहता था, कैसे उगाता था, कैसे खाता था। लेकिन अब सब में लगता है जैसे तेजी आ गया है, ज्यादा उपज होने लगा है, ज्यादा कमाने लगा है, अब अधिशेष उत्पादन भी होने लगा। ये सभी चीज था, किसके खोज से हो गया ये सब संभव हो पाया, लोहा की खोज से ये सब संभव हो पाया। तो हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा आदि स्थान पे लोह के युद्ध के अस्त्र शस्त्र के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोहा का खोज हो चुका था कार्बन पद्धति के द्वारा। और ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले, कबीले बोले तो कबीला मतलब समूह, अर्थात उसे जन, एक दूसरे में विलीन होकर जनपद जन्म देने लगा। अब क्या हुआ कि कई जन मिलकर के एक जनपद बन गया। जनपद मतलब आगे चल के यही जनपद क्या बनेगा, महाजनपद। पहले सबसे छोटा, कई कबीले, कई समूह, कई जन को मिलने से जनपद, कई जन को मिलने से जनपद, और कई जनपद को मिलने से आगे चल के महाजनपद होगा। और वही 16 महाजनपद का वर्णन जो अंगुत्तर निकाय में है। अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपद का वर्णन है, 16 महाजनपद का, जिसमें बहुत सारा चीज आप लोग पढ़ते हैं, जैसे मगध हो गया, चंपा, बिहार के 3 वैशाली, मतलब लिच्छवी वाला अंग हो गया। बिहार से बाहर चलिएगा तो उत्तर प्रदेश में कौशल, श्रावस्ती, कौशल हो गया, कई और है, छत्र, कामपिल, कई तरह के महाजनपद थे, ठीक है। वो सभी महाजनपद इसी समय बना था। मथुरा की राजधानी सुरसेन ये सभी था उस समय। तो आइए, तो ये सब क्या हो गया, विलीन होकर जनपद बन गया। जैसे कि एक उदाहरण देखिएगा, कुरु नाम का एक कबीला था, जन था, और भरत नाम का जन, दोनों मिलकर के कुरु जनपद को जन्म दे दिया, और आगे चल के कुरु महाजनपद भी बना, ठीक है। आगे दुर्वस, कृवि जन मिलकर के पंचाल जनपद बना, और पंचाल महाजनपद भी बना आगे चल करके। यही ना, ये सब चीज याद रखेंगे। राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई। शक्ति में वृद्धि क्यों हुआ भाई, क्योंकि अब हथियार बना करके बड़े बड़े युद्ध लड़े जा सकते थे, ठीक है। शक्ति में वृद्धि हुई। शक्ति में वृद्धि का एक रीजन है, किसी का शक्ति बढ़ सकता है, पैसा ही तो शक्ति का मेन पावर है, धन दौलत ही तो शक्ति का मेन पावर है। और धन दौलत कहाँ हुआ, गहरी जुताई हो पाई थी उनके राज्य में, तो ज्यादा उपज होने लगा, अधिशेष उत्पादन हो गया। अधिशेष उत्पादन वर्ड यूज कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग क्या हुआ, अधिशेष उत्पादन बताइए क्या है। चलिए ये भी बात कर सकते हैं, खपत, खपत प्लस बचत इक्वल टू अधिशेष, मतलब जितना खाए वो भी है, और बचत के लिए भी है कि उसको बेच करके कुछ और काम करेंगे या अगले साल कभी खा लेंगे। ये जितना खपत है उससे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, ये है अधिशेष उत्पादन, ठीक है। तो ऋग्वैदिक सभा और समिति जैसे सामुदायिक संस्था कमजोर पड़ने लगी। अब सभा और समिति राजा को चुनता था, जैसे कि मीटिंग हुई, बैठक हुई, चुन लिया गया कि आप मेरी क्लास के मॉनिटर है, आप इस घर के मालिक है, आप इस गांव के हेड है, उस समय होता था। लेकिन ये बैठक मीटिंग में होता था पहले, लेकिन आने वाले समय में ये परंपरा खत्म होने लगी, कमजोर पड़ने लगा। कि कौन चीज कमजोर पड़ा, सभा और समिति। सभा और समिति कमजोर पड़ने लगा।
अब राजा के हाथ में शक्ति आ गया। अब कहता था राजा कि हम इतना दिन से मेहनत करके एक राज बनाए हैं, अब कोई और राजा बनेगा? नहीं नहीं, मेरा ही बेटा राजा बनेगा। राजा का बेटा अब राजा बनने लगा। इतना दिन से कौन चुनता था राजा को? जो सबसे शक्तिशाली होता था, बुद्धिमान होता था, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे, सब मिल करके बैठ करके विचार विमर्श करके एक व्यक्ति को चुन लेता था, जो तुमको राजा चुनते हैं। लेकिन ये बात खत्म होने लगी। यही यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको रीडिंग दीजिएगा तो इस बात को हम जो कहे हैं समझाए, इस बात को याद रखिएगा तो और अच्छे से आपको रिवीजन होते रहेगा। राजा की शक्ति बढ़ी किसकी? राजा की। किसका महत्व घटने लगा? सभा और समिति का। राजा का शक्ति बढ़ा, सभा समिति का शक्ति घटने लगा, कमजोर पड़ने लगा। वही सेंटेंस लिखे हैं। राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक सभा और समिति जैसे सामुदायिक संस्था, समुदाय का, कम्युनिटी का था, संस्था था, ये कमजोर पड़ने लगा और राजा को परामर्श देने वाली संस्था बन गई। अब ये अब चुनाव करने, पहले चुनाव करने वाला था, अब परामर्श देने वाला हो गया। ठीक है, परामर्श, ये सही है ये नहीं है, ये चीज हो गया। बलि जो अब पहले स्वेच्छा से लोग देते थे, अब राजा अनिवार्य कर में बदल दिया। कर मतलब टैक्स में, देना ही देना पड़ेगा। पहले जिनका मन दे देता था, नहीं मन नहीं देता था, कोई उसमें नहीं था, जोर जबरदस्ती नहीं था। लेकिन अब जो है, अब ऐसा समय आया कि बलि देना ही देना पड़ेगा। अनिवार्य कर देने का मतलब समझिएगा। और पुरोहित ने लोगों को 4 वर्ण में विभाजित किया, 4 वर्ण व्यवस्था में। ये किनके द्वारा किया गया है? पुरोहितों के द्वारा किया गया है। 4 वर्ण में कौन कौन सा वर्ण? ब्राह्मण। ब्राह्मण जो था ये वेद का अध्ययन करता था और अध्यापन कराता था। अध्ययन और अध्यापन समझ रहे हैं? पढ़ता था और पढ़ाता था, ये ब्राह्मण का काम था। और क्षत्रिय का काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। और वैश्य का काम था कृषक व्यापारी, ये कृषक व्यापारी होता था। और तीसरा जो वर्ण है, तीसरा वर्ण कौन है? शूद्र, ये सबकी सेवा करना। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों का यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। बस 2 को ही यज्ञ करने का अधिकार था, क्षत्रिय और वैश्य को। और यज्ञ करने का अधिकार था, और कराता कौन था? ब्राह्मण। और किनको नहीं था अधिकार? शूद्र को अधिकार नहीं था। शूद्र तीनों वर्गों की सेवा करने का काम होता था। ठीक है, शूद्र का काम तीनों वर्णों का सेवा। देखिए, है कुछ नहीं, ये कॉन्सेप्ट, इस तरह से कॉन्सेप्ट क्या होगा, यदि पढ़ लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट जगेगा, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। 2 से 3 बार भी पढ़िएगा तो आपके दिमाग में बैठेगा। इस देता ही है तो एनसीईआरटी एससीईआरटी का ये, इसीलिए ना, किसी आप सिलेक्टेड से पूछिए कि कैसे अपना जीके आप मजबूत किए, कैसे आप सिलेक्शन लिए, तो सब कहता है अरे कुछ नहीं, जनरल कंपटीशन तैयारी करना शुरू किया ना, तो 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी पढ़ लो, सब कहता है। जितना भी लोग पास हुए हैं उनसे पूछिए, अच्छा खासा नॉलेज रखने वाले, एनसीईआरटी में पकड़ बनाने वाले लोगों से पूछिए, तो सब आपको एक ही सलाह देगा। वो सलाह क्या है कि 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ लो, सब देता है। तो आप लोग भी वही काम कर रहे हैं, तो आप लोग का पकड़ बनेगा। यदि और संभव है आपसे मेहनत कर पाना, तो ले आइए एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 10 तक, है संभव तब। ऐसा नहीं कि ले लिए, लेते तक बहुत हिम्मत किए, लेने के बाद देख करके ही बुखार लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे मेरी बातों को? यदि है समय, है मौका, तो लेकर के 6 से 10 तक पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ पाते तभी जो एग्जाम है तब तक आप इसी तरह से पढ़िए। एग्जाम के बाद आप अपने जूनियर को, आप खुद भी अपने नॉलेज के लिए, या एक एग्जाम निकालने के बाद दूसरा एग्जाम के लिए आप खुद भी करते रहेंगे। समझ रहे मेरी बातों को? लेकिन किसी को भी सलाह देंगे, कोई आपसे पूछे हम अपना जीके मजबूत कैसे करें, जनरल नॉलेज कैसे मजबूत करे, आप उसको हमेशा सलाह दीजिएगा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी का सभी आर्ट्स और साइंस सब्जेक्ट ले लो और उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। और पढ़ने के नाम पे तो फिर वैसा ही बुखार लगेगा। पढ़ने के नाम पे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते 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 फिर वही वाली बात होगी, बरदराज वाली बात। ठीक है, क्या था बरदराज का वो कहावत? करत करत जन्म, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। ठीक है, जब सिल पे निशान पड़ सकता है, पत्थर पे निशान पड़ सकता है, तो आपका ये वाला पार्ट है, पत्थर है या पत्थर से सॉफ्ट है, सॉफ्ट है तो उसपे भी निशान पड़ेगा, विश्वास मानिए। कहने वाले लोग बहुत विद्वान रहे होंगे, वही कहे होंगे ये बात।
ठीक है, और ये बात असर पड़ेगा। तो करिए, आप लोग भी करिए, हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना, करते रहना, अंत समय तक जरूर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। महिला और शूद्रों को वेद का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। किनको किनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था? महिला और को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। पुरोहित के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। किनके अनुसार? पुरोहित के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। अब पुरोहित ही सब कुछ डिसाइड करने लगा। सब कुछ डिसीजन किसके हाथ में था? जो जिनको लिखने पढ़ने का हुनर हो गया था, वही अब सब कुछ लिख लेता था। वो गलत को सही, सही को गलत साबित कर सकता था, है ना? वो देखिए ना, वही चीज पुरोहित, हम अपने से नहीं लिख दिए हैं, रिसर्च से आया है ये सब बात। पुरोहित के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पे, ये चीज तो गलत था। जन्म के आधार पे अब उसका वर्ण हो गया। कोई यदि किसान के घर में जन्म लिया तो वो भी किसाने हो गया, मोची के घर जन्म लिया तो मोचिए हो गया, दूध बेचने वाले के घर जन्म लिया तो दूधे बेचने वाला हो गया। ये वाला था। लेकिन इससे पहले कैसा समय था? जो जो काम करे, मेरा काम है, मेरा मन है जूता सीने का, तो तब हम मोची हो जाएंगे। यदि मेरा है दूध बेचने का तो हम दूध बेचने वाला होंगे। यदि मेरा मन है, जो भी मन है, मेरा वेद पढ़ने का मन है, तब हम ब्राह्मण। ये पहले था ब्राह्मण। जब मेरा युद्ध लड़ने का मन है तो हम क्षत्रिय बनेंगे। यदि हम युद्ध लड़ने में संलग्न है तो तब क्षत्रिय है। ये पहले था। लेकिन बाद में आप युद्ध लड़िए कि वेद पढ़िए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पापा क्या करते थे, आप वही हैं। ये बाद वाले समय में हुआ, जो कि अच्छा नहीं था। कोई बात नहीं, जो भी था। ये क्षत्रिय और क्षत्रिय का संतान क्षत्रिय, ये जन्म के आधार पर यही हुआ। और करने वाले लोग पुरोहित। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। बहुत देर से ये बात समझा रहे हैं आप लोग को। वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। शिक्षा के लिए विद्यार्थी को गुरु के आश्रम में 12 वर्ष रहना पड़ता था। ठीक है, 12 वर्ष तक। और शिक्षार्थियों को वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ कराया जाता था। जो मूल पाठ है होता था वेद का, इसे कंठस्थ कराया जाता था विद्यार्थी को। और वेद के अलावे गणित व्याकरण की भी शिक्षा दी जाती थी इस समय। आरोनी की कहानी। आरोनी वेद और शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था और ज्ञाता बना और उदालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, शुरू में ये आरोनी भी, आप वो वाला कहानी सुने हैं जिस समय जब गुरु जी अपने वन में या आश्रम में शिक्षा दे रहे थे और मेड आरोनी को बोला गया कि जाओ मेड को देख के आओ, खेत से पानी तो नहीं निकल रहा है। लेकिन निकल रहा था। वो बहुत बांधने का प्रयास किया मेड को। हाँ, वही वाला कहानी। बहुत बांधने का प्रयास किया और बांधाया नहीं, तो लास्ट में वो जाके उस पर सो गया। तो गुरु जी आपके आदेश पालन करने के लिए हम सो गए। तो उस समय ऐसा आदेश होता था। वो वही चल करके आगे चल करके उदालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में घोड़ नदी के तट पर अवस्थित है। और ये एक ताम्र बस्ती है। ताम्र बस्ती मतलब ताम्र काल के समय में ये बस्ती बना था। और इनाम गांव के लोग मिट्टी से बनी झाड़ियों की छत, घास फूस से बने होते थे। किसके? मिट्टी से बनी झाड़ी, छत फूस की बनी होती थी इनाम गांव के लोगों का घर। और यहाँ के लोग बर्तन का उपयोग करते थे। और जिस पर किस रंग का फिगर था? काले रंग की ज्यामिति आकार बनी होती थी, काले रंग का। और इनाम गांव में ताम्र पाषाण संस्कृति के लोग का सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का था। इनाम गांव में पूछ देगा, इनाम गांव में मृतकों को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था। एक ही आदमी को ऐसा किया गया था। और यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। और इससे पता चलता है ये राजा ही रहा होगा, हेड रहा होगा कबीले का। और मृतकों को मिट्टी के बर्तन, खाने पीने की वस्तु, औजार, हथियार, गहने खुदाई में मिले हैं। अर्थात क्या परंपरा रहा होगा कि मृतक का जो भी सामान है उसी के साथ दफन कर दो। और आज भी उसी परंपरा को निभा रहा है लोग। लेकिन क्या नहीं करता है? नहीं करता है, पढ़ने लायक नहीं। अच्छा, दफन ठीक है, नहीं इतना नहीं परंपरा को ये फॉलो करना चाहिए, गलत परंपरा है। एक बात हम नहीं समझे कि जब इतना ही चीज करना, तो यदि कोई लेडी मरती तो उसका सोना चांदी भी तो दफन कर दो। तो ये तो अपने हिसाब से तो रूल बना लिया हम सब लोग, अपने हिसाब से ही बनाया। ऐसा कुछ नहीं है।
उसका बेड, जिस बेड पे वो सोती थी या सोता था, तो उसका बेड उसके साथ दफन करने का क्या मतलब रह जाता फिर? अपने हिसाब से इस चीज को कन्वर्ट कर लिया सर। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सब परंपरा है, ये सब लोगों का अंधविश्वास कह सकते हैं। ठीक। औजार, हथियार, गहने खुदाई में मिले हैं। और प्रारंभिक राज, अब राज कैसे बना? क्या शुरू में राज था? राज का मतलब एक बाउंड्री, राज का मतलब एक बाउंड्री लाइन, सीमा रेखा, है ना? ये मेरा राज, ये तुम्हारा राज, ठीक है? ये मेरा घर, ये तुम्हारा घर। ये था, ये शुरू में नहीं था, राज नहीं था, सीमा नहीं था, मतलब कोई बाउंड्री लाइन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे राज बना। कहां से बना होगा? जन, जन मतलब वो लोग, जन से बना जनपद, मतलब बड़ा समूह। जनपद से बना महाजनपद और बड़ा समूह। तो यही सब चीज बौद्ध और जैन ग्रंथ में हमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और कौन सा निकाय है वो? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में। और महाजनपद के राजा नियमित रूप से कर वसूलते थे। कहाँ के राजा? महाजनपद के राजा नियमित, मतलब रेगुलरली टैक्स वसूलते थे। और आगे चल करके फसलों पर लगाया जाने वाला कर महत्वपूर्ण है। और फसल के उपज का 16वां भाग लगाया जाता था। ठीक है। और मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिवज। कई बार बीपीएससी पूछ लिया प्रश्न। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज। और कोष्ट में क्या देता है? गिरिव्रज, राजगृह। हाँ, राजगृह, गृह। और दूसरी राजधानी, और ज्यादा दिन तक पाटलिपुत्र ही रहा। लेकिन प्रारंभ कहां से हो गया था? गिरिव्रज से। मगध की 2 राजधानियां राजगीर पहाड़ियों से एवं एक पाटलिपुत्र नदियों से गिरी है। ये राजगीर पहाड़ियों से गिरी हुई जो राजधानी था, उसका क्या नाम था? गिरिव्रज। ठीक है। और पाटलिपुत्र नदी से घिरा जो पाटलिपुत्र नदियों से, मतलब गंगा नदी से घिरा हुआ पाटलिपुत्र। ठीक है। मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार हर्यक वंश का था। किस वंश का था? हर्यक। वास्तविक संस्थापक बोला जाता है इसको। और किस वंश का है ये? हर्यक। इसने स्थिति को मजबूती देने के लिए कौशल और लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया। और इस समय विवाह का आधार क्या हो गया था? धीरे धीरे कि किसी राजा की बेटी से विवाह कर लेंगे तो अपने ससुर का भी समर्थन प्राप्त कर लेंगे, अपने ससुर की सेना भी प्राप्त हो जाएगा यदि किसी युद्ध होगा तो। यही वजह रहा कि इस राजा कई कई शादियां करता था, और खास करके राजकुमारियों से। ठीक है। तो बिंबिसार हर्यक वंश का था। इसने स्थिति को मजबूती देने के लिए कहां कहां कौशल, कौशल, कौशल क्या? बताइए, कौशल, कौशल क्या समझे? महाजनपद। और कहीं सुने हैं कौशल? ठीक है, वो सुने हैं। उसके अलावा भी कहीं सुने हैं? आप लोग याद करवाएंगे हम। और कहीं नहीं सुने हैं? रामायण याद करिए, वही कौशल है। और कहाँ कौशल है? रामायण में क्या पर याद है? अब बताइए आप। कौशल नरेश कौन है? कौशल नरेश, कौशल नरेश कौन है? जल्दी बताइए। राम के पिता क्या नाम है? ठीक है। राजा दशरथ कहाँ के नरेश थे? कहाँ के राजा थे? कौशल, कौशल नरेश दशरथ। ठीक है, वही है। मतलब पहले था, ये पहले का काल है। मतलब इस काल से, महाजनपद के काल से पहले का काल है। ये श्रुति है, मतलब सुना सुनाया है। ठीक है। कौशल और लिच्छवी। लिच्छवी कहाँ? बिहार में। कौशल कहाँ? यूपी में। वहीं अयोध्या के आसपास का रीजन है। कौशल मतलब अयोध्या के, अभी अयोध्या जिला है ना। अच्छा, अयोध्या जिला का पुराना नाम फैजाबाद। फैजाबाद पुराना नाम। और 1-2 साल पहले बदला गया उस नाम को। फैजाबाद का नाम हो गया अयोध्या। ठीक है। आइए, तो किससे किससे विवाह किया है? बिंबिसार ने। अच्छा, सबसे पहले बिंबिसार। बिंदुसार अलग है। बिंदुसार हुआ अशोक, अशोक के पिता। अशोक के पिता बिंदुसार। और बिंबिसार है ये हर्यक वंश के। अच्छा, यहां आपको याद करना किस वंश का? तो हर्यक वंश का। किस जगह का शासक? तो मगध का शासक। मगध है जगह के नाम पे,
और वंश के नाम पर हर्यक वंश, दो चीज होता है, एक वंश होता है, एक जगह होता है, जगह के अनुसार भी राजा का नाम कई बार होता है। तो यहाँ जो इतने भी राजा है सभी के राजा का नाम है मगध के राजा, मगध के राजा, या फिर हर्यक वंश के राजा, हर्यक वंश के राजा, दोनों की बात होगा। ठीक है, तो मगध के संस्थापक, मगध का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का था? हर्यक वंश का। और अपने अपने आप को मजबूत करने के लिए दो राजा की बेटी शादी, राजकुमारी शादी, कौन कौन? एक कौशल नरेश की बेटी से और एक लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया। ठीक है, ये हो गया। और बिंबिसार के पुत्र का नाम? सही जवाब है, बोलिए सब। ऐसे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? ये नहीं पता? ये तो हम कहते हैं पढ़ाई करना, जो सोचेगा ये कम से कम ये तीन तीन पिता पुत्र ये सब याद हो जाएगा। कौन है बिंबिसार के पुत्र का नाम? अजातशत्रु के पुत्र का नाम? उदयन, उदयन दोनों कह सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इस वंश को कौन सा वंश बोलते हैं? हर्यक वंश। और पितृहंता वंश भी बोलते हैं। क्यों पितृहंता वंश बोलते हैं? ठीक है, अजातशत्रु ने बिंबिसार ने और उदयन ने बिंबिसार को, अजातशत्रु ने बिंबिसार को और उदयन ने अजातशत्रु को मारा। ठीक है, इसीलिए पितृहंता वंश बोलते हैं इसे। हर्यक वंश को मगध साम्राज्य का प्रथम वास्तविक वंश माना जाता है। मगध का प्रथम वास्तविक वंश हर्यक वंश के बाद आप लोग ट्रिके भूल जाते तो हम क्या करें? हाँ, अब याद आएगा ना आपको। हसीन, मसूका। सबसे पहले कौन वंश? कुछ स्टूडेंट नए हैं, लिख लीजिएगा फटाफट। ह से हर्यक वंश, हर्यक वंश। सी से शिशुनाग वंश, शिशु शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। 9 से नंद वंश। हसीन। मौ से मौर्य वंश, मौर्य वंश। सु से सुंग वंश। का से कण्व वंश, बड़ा नौ कण्व वंश। जल्दी करिएगा, आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ, पॉसिबल नहीं था 6 बजे आ पाना? 6 बजे आ पाना पॉसिबल नहीं था सबसे? हाँ, जो आ पाए तो उसके लिए नहीं बोल रहे, जो नहीं आ पाए उनके लिए बोले। चलिए, होगा तो आ जाइएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, होगा तो आ जाइएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट, आपका सिलेबस, आपका पढ़ाई आपके हाथ में होता है। आप उसे अच्छा कर सकते हैं, आप उसे बिगाड़ सकते हैं, अपने तैयारी को, अपने पढ़ाई को। तो आपके हाथ में, आप क्या करना चाहते हैं आप खुद सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश को किस वंश का प्रथम वास्तविक शासक माना गया? सॉरी, मगध साम्राज्य का। ठीक है, और बिंबिसार जो संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक, तो बिंबिसार का राजवेद कौन था? जीवक। और जीवक ने कौशल के राजा कौन थे? प्रसेनजीत को हराकर काशी प्राप्त किया। अच्छा, प्रसेनजीत और कहीं पढ़े हैं आप लोग? कहाँ पढ़े हैं? हाँ, उंगलीमाल डाकू वाले कहानी में, उंगलीमाल डाकू का कहानी जो पढ़े होंगे उसमें पढ़े होंगे। चलिए कोई बात नहीं। मगध के नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। घनानंद को कौन हराया? चंद्रगुप्त मौर्य। किनकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और कोटिल। कोटिल। मगध के नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राजा बना, और पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था और अजातशत्रु का बेटा था। अजातशत्रु भी अपने पिता, मतलब सॉरी, अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार और उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना। प्रमुख गणतंत्र कौन कौन था? शाक्य गणतंत्र था। गणतंत्र का मतलब समझ रहे हैं?
चुनाव होता था राजा का, या राजा का बेटा राजा नहीं होता था, ये गणतंत्र हुआ। शाक्य गणतंत्र था, लिच्छवी गणतंत्र था, वज्जी गणतंत्र था, विदेह, विदेह राजा, विदेह के राजा जनक, वही ना, विदेह पुत्री सीता। तात्रिक, मल्ल, कोल्य और मौर्य, मौर्य, मौर्य नहीं है, मौर्य है, इतने जो है ये सभी गणतंत्र है। अर्थात यहाँ पे शासक का चुनाव हमेशा शासक का चुनाव होता था, राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। गणतंत्र का मतलब वो होता है। आइए, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, अर्थात बिहार का वैशाली है ना, वैशाली हाजीपुर जिसका मुख्यालय है। और 8 गणों का संघ था ये, 8 छोटा छोटा गण मिल करके एक बड़ा सा बनाया था जिसे महाजनपद कहा गया, और मिलजुल कर विवाद निपटाया जाता था यहाँ पे, ठीक है। हेडेस्पिस का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, और मृत्यु हो गई थी सिकंदर का मलेरिया के कारण, कहां पे? बेबीलोन में, ठीक है। और वज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। वज्जी संघ में जितने भी गण है, टोटल 8 गण है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था लिच्छवी, ठीक है, लिच्छवी। और इनकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी। और बिंबिसार के काल में लिच्छवी के लोग शक्तिशाली हुआ करते थे। और यहाँ के राजा चेटक था, और चेटक अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर दिया था और मैत्री स्थापित कर ली थी। यही तो बोले थे वहां से, लिच्छवी की राजकुमारी से। तो अब आगे देखिएगा, बिहार का एक और जनपद, महाजनपद था जिसका नाम है अंग। और अभी अंग प्रदेश जब वर्ड यूज करे तो अंग प्रदेश में क्या क्या आ जाएगा? भागलपुर, बांका, मुंगेर, ये वाला रीजन आ जाएगा अंग प्रदेश। जिस तरह से सीमांचल में आ जाता है किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सीमांचल में, तो अंग प्रदेश में ये 3-4 जिला आ जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो अंग प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक था, और इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में अंग का उल्लेख मिलता है। आगे, मगध के राजा अजात शत्रु, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, अजात शत्रु राजधानी कहां थी? राजगिरी थी, याद रखेंगे। पहले, सबसे पहले ये याद रख लिए कि राजधानी राजगिरी से पटना पाटलिपुत्र बसाया किसने? उदाइन ने। इसका मतलब हो गया उदाइन तक, कुछ दिन उदाइन का भी रहा होगा। ऐसा थोड़ी ना कि राजा बनने से पहले कि नहीं नहीं तुम राजधानी राजगिरी से यहाँ लाओ तो हम राजा का शपथ ग्रहण करेंगे, ऐसा नहीं हुआ होगा। अर्थात कितने, मगध के कितने शासक के समय तक राजधानी राजगिरी थी? 3 शासक, कौन कौन? दादा, बेटा, पोता, अर्थात बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। और किसने राजगिरी, जिसको ग्रीवरज भी बोलते हैं, राजगिरी अर्थात ग्रीवरज या राजगीर वाला जो राजधानी था, वहां से पाटलिपुत्र बसा लिया था उदयन अर्थात पोता ने, ठीक है। लिच्छवी एक गणराज था, और वज्जी संघ थी, संघ, और राजधानी कहां पे वज्जी संघ की? वैशाली। मगध के शासक घनानंद के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। देखिएगा, अध्याय 8, नए प्रश्न नवीन विचार। नए प्रश्न नवीन विचार का मतलब क्या हुआ? इसमें क्या पढ़ेंगे हम? पहले चैप्टर ए का नाम है, इस पे हम डिस्कस कर ले 1 सेकंड, 1 मिनट के लिए, कि पहले कौन सा धर्म चलता था? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आ गई। क्या कुरीति आया? कि यदि जन्म लिए हो इस धरती पे, तो एक बार यज्ञ नहीं किए तो तुम्हारा जन्म असफल हो गया, तुमको नरक में जगह मिलेगा, कुकुर नरिया में जन्म होगा तुम्हारा। ऐसे डराया जाना लोगों को, ऐसे लोगों को डराया जाना, ये कुरीति ही है। और ये पुरोहितों के द्वारा डराया जाता था, क्योंकि उनके मन में था यदि सब यज्ञ नहीं करेगा मेरा पेट नहीं भरेगा, सब यज्ञ करेगा और यज्ञ में जो दान दक्षिणा देगा मैं खाऊंगा, मेरा बेटा पोता या जो भी है पर परिवार खाएगा। इसीलिए सबको डरा डरा के रखा जाता था। इतना ही नहीं, ये तो एक डर हो गया। दूसरा डर क्या करवाता था? कि बलि दो, बलि पड़ता चरम पे, पशुओं की बलि। और धीरे धीरे क्या हो गया? पशुओं की संख्या कमी होने लगी। उस समय जो बैल था, बैल से ही हल जोता जाता था, बैल की संख्या में कमी हो गई। ऐसे 1-2 कुरीति बताए ना, ऐसे ऐसे कोई भी चीज होता है, जितना पुराना होगा पाप का घड़ा उतना भरता है। अर्थात कहने का मेरा सेंस ये है कि
इस धर्म में बहुत ज्यादा कुरीतियां आ गई थी। अब लोगों का मन मोह भंग होने लगा था इस धर्म से, अर्थात हिंदू धर्म से। इसीलिए नए नए प्रश्न, प्रश्न मतलब मन में विचार कि यज्ञ क्यों, नहीं यज्ञ करे तो क्या होगा, ये प्रश्न। और नया विचार, नवीन विचार देने वाले दो व्यक्ति भगवान महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। दो व्यक्ति, नए प्रश्न नए विचार में, अर्थात दो धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया। किसके काट में आया? हिंदू धर्म के काट में आया, हिंदू धर्म की कुरीतियों के कारण आया। यह कॉन्सेप्ट है। नहीं, ये गलत है, बलि चढ़ाना गलत है। देवता के नाम पे बलि चढ़ा दिया जाता। कौन देवता किस जन्म में किसको कान में आके कह दिया कि तुम बलि चढ़ाओ? खाना है काट के खा लीजिए ना, देवता के नाम पे क्यों बलि चढ़ा रहे हैं? ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। ठीक है, साइंस के हिसाब से सोचिए ना, साइंस के हिसाब से सोचिए। वो धार्मिक रूप से सोचना मैं नहीं मानता हूं, और किसी के हम आस्था पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना देख सकते हैं सब। मेरा मानना ऐसा है। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? 1000 से 600 तक उत्तर वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी तक था। और का प्रचलन बढ़ गया, मतलब उत्तर वैदिक काल का प्रचलन बढ़ गया, कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ, अभी कुछ देर पहले उपनिषद शब्द का अर्थ बता रहे थे। उप मतलब नजदीक, मतलब गुरु के समय बैठकर सीखना उपनिषद। और क्या बताए थे? अरण्यक बताए थे, उसका अर्थ बताइए। अरण्य का क्या अर्थ बताया है? जंगल में ज्ञान। अरण्य मतलब जंगल। आइए, दो धर्म हुआ, एक तो बौद्ध धर्म है, एक जैन धर्म है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। जन्म कब? 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान कपिल वस्तु के लुम्बिनी, लुम्बिनी, लुम्बिनी वन में। पिता का नाम सुदोधन, माता महामाया, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। जन्म का प्रतीक कमल और सांड। प्रथम गुरु अलार कलाम, ज्ञान की प्राप्ति। बोध गया प्रथम उपदेश, जिसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध के जन्म के समय बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? जन्म का प्रतीक कमल सांड, गृह त्याग, प्रथम उपदेश, निर्वाण की प्राप्ति, मृत्यु। ये सब प्रतीक है। समझ पा रहे बातों को? प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक मतलब सिंबल है। जैसे कि क्या हुआ? जैसे कि गृह त्याग में घोड़ा पे बैठ के गए थे, इस तरह से एक प्रतीक बना दिया गया। और बता रहे पद चिन्ह, पद चिन्ह कब होगा? कदे उनके नक्शे कदम पे चलो, पद चिन्ह पे चलो। तो कब? किन्हीं के निर्वाण प्राप्ति के बाद। और स्तूप मृत्यु के बाद इन्हें जहां पे इनके अवशेष को रखा गया वही स्तूप बना। गए हैं किसी स्तूप में आज तक? बुद्धा पार्क गए हैं? बुद्धा पार्क में जो बना हुआ है अंडाकार आकृति, वही स्तूप है। ठीक है, ये स्तूप है। ये तो वर्तमान में बना, ज्यादा चमकदार बना दिया गया है, लेकिन जब अशोक के द्वारा स्तूप सब बनाया जाता था तो वो इतना चमकदार नहीं होता था, लहकदार नहीं होता था। ठीक है, वो सिंपल ईंट पत्थर का बनाया जाता था। ऐसा कुछ देखना हो तो मोबाइल में भी देख सकते हैं, या फिर कभी बनारस जाने का मौका मिले, सारनाथ, तो जाके देखिएगा। हाँ, अब जन्म का पूछ रहे थे, और सब चीज तो समझ गए। जन्म का पूछ रहे थे, तो कमल खिलना और सांड, मतलब कि सांड क्या होता? प्रजनन को इंडिकेट करता है। ठीक है, और मतलब कि जनसंख्या बढ़ने को इंडिकेट करता है। और कमल मतलब कमल नयन, कमल जैसे आंख, इस बात को सिंबॉलिक रूप से है। ठीक है, ये दो मीनिंग है इसका। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में? पाली भाषा में दिए। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, बौद्ध धर्म और संघ। अपने बिना के तार को इतना मत कसो कि वे टूट जाए, और न ही ढील करो कि संगीत ही ना निकले। अर्थात क्या करो? ढीलो न करो, टैटो न करो, तो मध्यम मार्ग। पूछा जाएगा निम्न में से कौन मध्यम मार्गी है? बुद्ध, भगवान बुद्ध। ठीक है, न ज्यादा पढ़ना है, न कम पढ़ना है। बस पढ़ाई को छोड़ के सब चीज पे लागू होगा, पढ़ाई पे नहीं होगा तो फिर वही वैसे ही रह जाएंगे। ज्यादा पढ़ने वाले आगे निकल जाएगा। आप कहिएगा हम भगवान बुद्ध को मान रहे थे, वो उस समय के लिए था सटीक, अभी नहीं। हाँ, ऐसा भी नहीं करना है
इतना भी नहीं पढ़ लेना है कि पढ़ते पढ़ते ही दम सूख जाए, जान निकल जाए, इतना नहीं पढ़ देना है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब था। अच्छा, इस मार्ग को बोलते हैं मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का मतलब हुआ कि भगवान बुद्ध के द्वारा दिखाए गए 8 रास्ते, चोरी ना करो, हिंसा ना करो, पाप मत करो, ये सभी रास्ते हैं, ये अष्टांगिक मार्ग है, ठीक। मार्ग समझ गए। माध्यम मध्यम मार्ग मतलब ना ज्यादा अति करना है और ना ही आलसी बनना है, अति भी नहीं करना है, आलसी भी नहीं बनना है, अर्थात इतना करना जितना हम आप अचीव कर सकते हैं कुछ। चलिए, ये था। इस गीत को सुनकर बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया था, ये वाला गीत था, ठीक है। और बौद्ध भिक्षु पुरुष में और भिक्षुनी महिला में रहने का स्थान को क्या कहते थे? बौ नहीं होगा, गलती से लिखा गया, विहार है। और इसी विहार से बिहार वर्ड बन गया। अपने देश, अपने राज्य का नाम क्यों पड़ा बिहार? इसी विहार के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। पूछा जाता है हमारे राज, हम लोगों के राज का नाम बिहार कैसे पड़ा? तो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनी के रहने के निवास स्थान को विहार कहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारा विहार था, इस आधार पे विहार का नाम बिहार, इस जगह का नाम बिहार पड़ गया। किसी को जवाब दे सकते हैं, एग्जाम में आंसर कर सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, ठीक है। सभा, सभा तो समझ ही रहे हैं, सभा। और इसी सभा को बौद्ध धर्म में पाली भाषा में संगीति कहा जाता है। संगीति समझ रहे हैं? संगीति को, सभा मतलब आपस में बैठक करना। तो प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय संगीति, चतुर्थ संगीति, अर्थात प्रथम सभा, द्वितीय सभा, तृतीय, चतुर्थ सभा। इसवी याद रखेंगे, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व और 98 ईसा पूर्व। और लूसेंट सब में लिखा होगा प्रथम सदी, प्रथम सदी ईसा पूर्व, ठीक है। हाँ, तो प्रथमे हुआ ना वो, 100 साल प्रथमे होगा, प्रथम सदी होगा, सदी मतलब 100 साल। अब प्रथम सदी है तो प्रथम सदी ईसा पूर्व है तो 100 साल के अंदर ही ये चीज याद हो जाएगा। 4 3 2 1, 1 मतलब 0, याद कर लीजिए। 4 में 83, 3 में 83, 4 83, 3 83, 2 50 और खलिया वाला में 98। बैठाइए दिमाग में, क्या क्या बैठा लिए? 4 83 ईसा पूर्व सब में लगेगा। सॉरी सॉरी, ये गलती है, ये गलती है। पता है कैसे गलती पकड़ में आ रहा है? कैसे गलती पकड़ में आया पता है? इससे, इसका शासनकाल ईस्वी में चला था, मतलब 0 ईस्वी से लेकर के प्रथम ईस्वी में चला था, इससे एक गलती है। हाँ सॉरी, 3 ईसा पूर्व है, 1 ईस्वी में है, 3 ईसा पूर्व है और 1 ईस्वी में है, ये याद रखेंगे। याद हो गया? 4 83, 3 83, 2 50, ये सब ईसा पूर्व वाला, ईस्वी वाला 98 ईस्वी, ठीक है। ये याद हो गया होगा। अब इसको याद करने का अपना अपना ये होता है। और दूसरा आप लोगों को ट्रिक भी बताए हैं, कई बार बताए हैं, लिख दे। रा वे पा कु, रा से, वे से, पा से, कु से, कुंडलवन। कुंडग्राम अलग है, कुंडग्राम में तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ। कुंडल वन, हाँ ये कुंडल वन है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो देखिए लिखिएगा, रावे पाकू लिख लिए और इस राजगिरी वैशाली पाटलिपुत्र कुंदन। रावे पाकू जुबान पे आ जाएगा, कोई नहीं, सबको पहली बार में ऐसा ही टफ लगा होगा जैसे आज आपको टफ लग रहा होगा। 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ने से जुबान पे आ जाएगा। और इस अध्यक्ष का क्या ट्रिक बनाए थे? महाशव मोग वसु, महाशव मोग वसु। और दूसरा भी उसके साथ है, उसको अपने से याद कर लीजिए, अशुभ घोष। हाँ, महा से महाकश्यप, महा सब से सवाकामी, महासव मोग से मोगली पुत्तिस, महासव मोग, वसु से वसुमित्र, वसुमित्र के साथ अशुभ घोष, महासव मोग वसु। ठीक है,
होता क्या है, जिस दिन आप पढ़ रहे होते हैं उस दिन आप हर एक चीज के इंपॉर्टेंस को समझ जाते हैं। आपके आप फिर आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक पाता है। आप जिस दिन पढ़ रहे होते हैं उस दिन उस चीज के इंपॉर्टेंस को कम करके आंकते हैं, अरे ये सर ट्रिक है, ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे यादें हैं हमको, यादें है, ठीक है भाई यादें है। और एग्जाम में जाके जब अब दो ऑप्शन दिखेगा तो सब यादें निकल जाता है आपका। हाँ, सब निकल जाता है, कंफ्यूज आ जाते हैं आप। इसी वजह से आपका 1 2 3 4 मार्क्स से रिजल्ट रुक जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई कसर मत छोड़िए, अपना हर हथियार तैयार रखिए। ये हथियार काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो ये तो करेगा ही करेगा। समझ पा रहे मेरी बातों को? इस तरह से आइए, ये हो गया। क्रम में वैसे बैठा लेंगे, पहला द्वितीय तीसरा मतलब हो जाएगा। आप लोग इसको डिटेल से लिख लीजिए, हम बस ट्रिक लिख दे रहे हैं। और इस यहाँ पे देख ही रहे हैं इसका अध्यक्ष लिखा हुआ, ठीक है। और देखिएगा तीसरा कौन आ गया, शासनकाल। शासनकाल का क्या था, शासनकाल किसका किसका, आजा, आजा काला, आजा काला, शोक, आजा काला शोक, कनिष्क। या अशोक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ट्रिक ही बना रहे हो तो आजा काला अशोक कर लीजिए, आजा काला अशोक। अच्छा, अब बस पढ़ा भी तो होना चाहिए कई बार पढ़िएगा तब ना जवान पाएगा, ऐसे थोड़े ना आ जाएगा। आजा से आजा शत्रु, काला से काला अशोक, काला से काला अशोक, और अशोक तो ये अलग ही है, दो अशोक है, एक काला अशोक है एक अशोक है, सही बात है। और तीसरे में है कनिष्क, चौथे में कनिष्क, ठीक है। चलिए इसको 2 मिनट में इंड करते हैं। करे, गया के पास, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किनको, भगवान बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए हैं, पहला उपदेश कहां दिए हैं, सारनाथ। पहला उपदेश सारनाथ, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। और पहला उपदेश जो सारनाथ में दिए हैं उस चीज को क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। और धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, ठीक है। मृत्यु को क्या बोले हैं, ज्ञान को क्या बोले हैं, मृत्यु को महापरिनिर्वाण, सब याद रखेंगे। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। और ज्ञान को क्या बोले हैं, घर त्याग हुआ महावी निष्कर्मण। अरे निष्कर्मण मतलब निष्कासित, निष्कर्मण क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं यहीं पे, तो एग्जाम में क्या करेंगे आप, सबके लिए बता रहा हूं मैं। बताइए, ज्ञान प्राप्ति क्या था, ज्ञान प्राप्ति क्या था, जिस तरह से जिस तरह से घटना का नाम है ना, ये सब जो अभी पूछ रहे क्या है घटना का नाम, घटना का नाम बात पूछ रहे तो थोड़ा सोचो ना कुछ तो आ ही जाएगा दिमाग। हम बोले जन्म को क्या कहा जाता है, सिंबल में कमल और सांड है। हाँ ठीक है, बोधि वृक्ष क्यों नहीं कर सकते हैं इसको, तो खोजोगी नहीं ऐसे, माथा पेची करोगे, ठीक है। चलिए, जन्म क्या है, बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है गुड्डी, ठीक है। अच्छा, जन्म को कमल और सांड। जन्म के बाद क्या होता है, घर से निकला, घर से निकलना वो तो प्रतीक हो गया, लेकिन उस घटना को क्या कहे, महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण मतलब निकलना, महाभिनिष्क्रमण निकलना,
ठीक, याद हो गया। महाविनिष्क्रमण, निकलना, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष है, और उपदेश देना, धर्म चक्र परिवर्तन, और मृत्यु महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा। आइए, महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग, महाविनिष्क्रमण, मृत्यु उपरांत शारीरिक अवशेष क्या किया गया? स्तूप बनाया गया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, मृत्यु 487 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। ठीक है, 483 मृत्यु के समय ही पहला संगीति हुआ है, याद रखेंगे सर। 487 ईसा पूर्व में कुशीनगर गोरखपुर में है। मगध के राजा बिंबिसार इनके अनुयायी थे, बिंबिसार। और बिंबिसार, आप कभी मूवी देखिएगा, भगवान बुद्ध का भी रिलेटेड मूवी है, डॉक्यूमेंट्री मूवी, जो कहिए मूवी भी है, अब वो देख सकते हैं। ठीक है, मगध के राजा बिंबिसार इनके अनुयायी बने। आइए, जैन धर्म कल करेंगे, आज हम लोग ज्योग्राफी पे आते हैं। ठीक, जो जहां जो पढ़ रहे हैं टाइम चेंज करवा लीजिए। ठीक है, 6 बजे से आ जाइए जीके जीएस पढ़ने के लिए। दो पीडीएफ नहीं भेजे हैं, ये दोनों पीडीएफ भी भेज देते हैं आप लोग को, क्योंकि भूल जाएंगे फिर उधर जाएंगे तो। एक बार आइए तो मनीष, इसको बाइंड अप कीजिए, नया शुरू कीजिए। ये उधर था, इन करिए।